नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कृषि जगत का सबसे लोकप्रिय और सबसे पुराना कार्यक्रम, जिसमें लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि जगत में क्या कुछ नया हो रहा है। आज भी बेहद ही खास जानकारी के साथ हम हाजिर हुए हैं। आज खास तौर से अलग अलग सेगमेंट के जरिए आपको हम बताएंगे तारामीरा फसल के बारे में, आपकी मुलाकात कराएंगे एक सफल और प्रगतिशील किसान से भी, और बात होगी पशुपालन से संबंधित योजनाओं की भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आइए सबसे पहले नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। हम सभी जानते हैं किसान अलग अलग फसलों का चयन करते हैं, और इसी में अगर हम बात करते हैं कुछ सलाद वाली फसलें हैं, जैसे खीरे की बात करें, मूली की बात की जाए या फिर गाजर की। लेकिन आपको बता दें, पौष्टिकता की बात करें या फिर बात हो मुनाफे की, तो ये अब आपको कुछ और फसलों से भी मिल सकता है। जी हाँ, आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं तारामीरा फसल के बारे में, किस तरीके से इसकी खेती करके आपको अच्छा लाभ मिल सकता है और इसके साथ साथ आपके लिए और भी ज़्यादा ये लाभकारी साबित हो सकता है। जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। तारामीरा पत्तेदार सब्जी है और इसे विशिष्ट सब्जियों में गिना जाता है। भारत में जैसे जैसे विशिष्ट सब्जियों की मांग बढ़ रही है, किसान उन्हें बोने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यही वजह है कि तारामीरा की खेती भी बढ़ती जा रही है। इसका आकार रॉकेट जैसा होता है, इसलिए इसे रॉकेट भी कहते हैं। सुंदर हरा रंग, नाजुक पत्ते और पौष्टिक गुण लोगों को रॉकेट की तरफ खींच लाते हैं। ज्यादातर इतालवी सलाद और मैक्रोनी में इसका इस्तेमाल होने लगा है। इसमें मौजूद हल्का तीखापन और हल्का कड़वापन सलाद के स्वाद को बढ़ा देता है। आहार विशेषज्ञों की माने तो रॉकेट सलाद परिवार की सबसे पौष्टिक सब्जी है। कमाल की बात तो ये है कि इसकी खेती साल में कभी भी की जा सकती है। बस ध्यान रखना है कि तापमान 13 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच हो। तेज धूप और गर्म वातावरण वाले इलाकों में इसे सर्दियों के दौरान भी बोना ठीक है। भारत के ज्यादातर हिस्सों में सितंबर से फरवरी के बीच इसकी खेती होती है। जिस खेत में रॉकेट बो रहे हैं, उसमें मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7 के बीच होना चाहिए। दूसरी सलाद सब्जियों की तरह ही तारामीरा की खेती भी मेड़ पर करते हैं। आप चाहें तो सीधी बिजाई कर लें और चाहे तो नर्सरी तैयार करके रोपाई करें। सीधी बिजाई के लिए मेड़ पर 2-3 सीधी रेखाएं खींचते हैं। 2 रेखाओं के बीच आधे हाथ की दूरी हो। बीज बोने के तुरंत बाद पानी देना है। ये छोटी अवधि की फसल है और महज 45 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। रोपाई विधि में 15 से 20 दिन में इसकी पौध तैयार हो जाती है। आप चाहें तो नर्सरी विक्रेता से तैयार पौध खरीद सकते हैं। रॉकेट के खेतों में खरपतवार की समस्या रहती है, लिहाजा हर 10 दिन में खरपतवार निकालते रहें। रॉकेट की जड़ें गहरी नहीं होती, इसलिए खरपतवार निकालते समय सावधानी बरतनी होगी। रॉकेट को रोग और कीटों का खतरा कम ही रहता है। पत्तों में छेद या घुमाव देखें तो समझ लें कि विषाणु पनप गया है। वैज्ञानिकों से संपर्क करके इसका समाधान करें। अगर आप चाहें तो ऐसी समस्या ना हो तो समय समय पर नीम का तेल या फिर केचुआ खाद का घोल छिड़कते रहें। रॉकेट को पानी की जरूरत होती है, इसलिए करीब करीब हर रोज सिंचाई करनी होगी। 1.5 से 2 बित्ते की फसल होने पर आप इसकी कटाई कर सकते हैं। कटाई से पहले पानी छिड़क दें, इससे पत्तियों की ताजगी बनी रहेगी। कटाई शाम के समय करें ताकि लोगों तक ताजा सलाद पहुंचे। एक बार बोने के बाद इसकी कटाई कई बार की जा सकती है और हर कटाई के बाद 25 से 30 दिन में फिर से फसल तैयार हो जाती है। जहाँ तक पैदावार का सवाल है तो 1 एकड़ में 8,000 से 10,000 किलो तक फसल मिल जाती है। रॉकेट की जीवन अवधि कम होती है, इसलिए इसे थर्मोकोल की ट्रे में रखकर प्लास्टिक से पैक करते हैं, जिससे इसकी जीवन अवधि 2 गुनी हो जाती है। अब इसे दूर के शहरों में भी भेजा जा सकता है। रॉकेट सरसों के परिवार का सदस्य है। विटामिन ए, बी और सी के साथ साथ इसमें विटामिन ई, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीज अच्छी मात्रा में पाया जाता है और ये गैस्ट्रिक अल्सर में कारगर है। भारत और पाकिस्तान में इसे इस्तेमाल होने वाला तारामीरा तेल रॉकेट के बीजों से ही निकलता है। ये तेल बालों को मजबूत बनाने और रूसी को खत्म करने में काम आता है। भारत में रॉकेट की खेती तेजी से बढ़ रही है, खासतौर से हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, कर्नाटक, हरियाणा,
राजस्थान और महाराष्ट्र में सेहत के लिए जागरूक ग्राहक सलाद के रूप में रॉकेट को खूब पसंद कर रहे हैं। विशिष्ट सब्जियां महंगी बिकती हैं और किसानों को अच्छा मुनाफा देने वाली होती हैं। आप भी रॉकेट की खेती से अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो जाना आपने तारामीरा फसल के बारे में, कैसे इसके जरिए भी अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपकी मुलाकात कराएंगे कृषि स्टार्टअप में एक सफल और प्रगतिशील किसान से। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं कृषि स्टार्टअप में आपके लिए आज क्या है खास। किसान बहनों भाइयों, कृषि स्टार्टअप में लगातार आपकी हम मुलाकात कराते हैं सफल और प्रगतिशील किसानों से। वो किसान जो दूसरे किसानों के लिए आज के समय में प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं ओडिशा के एक किसान जिनका नाम है मनोज कुमार प्रधान।
किस तरीके से ये बाकी किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने और कैसे इन्होंने अपने बलबूते पर ना सिर्फ कृषि क्षेत्र का विकास किया, विस्तार किया, बल्कि कोशिश की कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं इनके साथ जुड़ सकें। आइए देखते हैं कैसा रहा इनकी कामयाबी का ये सफ़र। मनोज कुमार प्रधान भेजीमल गांव ओडिशा के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इन्होंने अपनी शिक्षा साइंस से की थी। घर वाले चाहते थे कि वे नौकरी कर लें, लेकिन इन्होंने खेतीबाड़ी को अपना व्यवसाय बनाया। पढ़े लिखे होने के कारण इन्होंने खेती में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों को अच्छे से जाना और समझा। शुरुआत में इन्होंने देखा परंपरागत कृषि से खेती करना महंगा तो था ही, फसल का उत्पादन भी ज्यादा नहीं हो पाता था। इसके वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा था। कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेने के बाद मनोज कुमार प्रधान ने परंपरागत कृषि की जगह खेती में वैज्ञानिक विधियों को अपनाया। मनोज कुमार प्रधान को कृषि विकास केंद्र द्वारा तरबूज की खेती के नए तकनीक के बारे में जानकारी मिली, जिसे ट्रांसप्लांटेशन तकनीक कहते हैं। वहां के वैज्ञानिकों ने उन्हें इससे जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध कराईं और मनोज कुमार प्रधान को अपने इस प्रयास में सफलता मिली। वो तरबूज के बीजों को खेतों में डालने की नई तकनीक में सफल रहे। इसका प्रयोग इन्होंने अपने ही खेतों में किया। इससे खेतों में नष्ट होने वाले बीजों की तादाद बेहद कम हो गई और तरबूज की पैदावार बढ़ गई। मनोज कुमार प्रधान ने बताया कि ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है। इन्होंने बताया, एक पॉली बैग में आधा किलो मिट्टी और 50 ग्राम के लगभग गोबर का खाद मिलाकर 2 बीज डाल दीजिए। पैदावार अच्छी मिलने पर इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। मनोज कुमार प्रधान को अपने खेतों में इस्तेमाल किए गए तरबूज के बीजों से लाभ हुआ। परंपरागत तरीके से तरबूज की खेती में जो फल लगता था, उसका आकार भी बड़ा हो गया। इतना ही नहीं, नई तकनीक से खेती करने पर 1 एकड़ में 20 क्विंटल पैदावार की बढ़ोतरी होने लगी। यकीनन ये फायदा मनोज कुमार के लिए खुशी का नया संदेश लेकर आया। प्लांट ट्रांसप्लांटेशन में पौधे तो अधिक प्राप्त होते ही हैं, साथ ही पानी भी कम लगता है और मजदूरों की संख्या भी कम हो जाती है। इसके साथ साथ पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले खरपतवार भी कम हो जाते हैं। इससे सीधे तौर पर किसानों को फायदा पहुंचता है। ये बात मनोज कुमार प्रधान भली भांति जानते थे और इसका इस्तेमाल कर उन्होंने तरक्की के नए द्वार खोल दिए। इसके साथ साथ मनोज कुमार प्रधान ने सर्टिफाइड सीड से धान की खेती करनी शुरू की और यहीं से इनके जीवन को नई दिशा मिली। इससे मनोज कुमार प्रधान की उपज लगभग 50 से 70% तक बढ़ गई। कृषि के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा इन्हें कई पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो देखा आपने, मनोज जी ने ना सिर्फ खुद ये आगे बढ़े बल्कि और भी कई ऐसे किसान हैं जिनको अपने साथ आगे बढ़ाया और उसी वजह से ये आज के समय में उन किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया में पशुधन संबंधित योजनाओं की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है।
इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી ખેતી કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए PM किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए PM किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए नजर डालते हैं हमारे अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। किसान बहनों भाइयों, कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं और जिस तरीके से सरकार लगातार ध्यान रखती है किसानों का, कृषि क्षेत्र का, किसानों के कल्याण के लिए, उसी तरीके से पशुपालन संबंधित भी अलग अलग योजनाएं ला रही है जिससे पशुपालन क्षेत्र का और बेहतर तरीके से विकास और विस्तार हो सके। इसके लिए कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चल रही हैं और कैसे इनको अपनाकर हमारे पशुपालक लाभान्वित हो सकते हैं, आइए डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर ये नजर। सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। इससे न सिर्फ डेयरी उद्योग को गति मिल रही है बल्कि पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में काम करने वाले किसानों को स्वरोजगार भी मिल रहा है। सरकार की ओर से इस दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाएं व कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2014 में की थी। इस मिशन के तहत सरकार देसी नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा देकर दूध के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है। इस योजना का उद्देश्य दुधारू पशुओं की स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। साथ ही इस योजना का मकसद इन पशुओं में होने वाली बीमारियों को रोकना भी है। इसके तहत स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस मिशन के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम को केंद्र में रखा गया है। साहीवाल, राठी, थारपारकर, रेड सिंधी और अन्य कुलीन स्वदेशी नस्लों के जरिए बाकी नस्लों को उन्नत बनाने का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी शुरू किया है। इस योजना का मकसद सभी मवेशियों, भैंसों, भेड़ों, बकरियों और सुअरों को पैर और मुंह के रोग व ब्रुसेलोसिस से बचाव के लिए उन्हें FMD का टीका देना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन अवसंरचना विकास निधि बनाया है। इसके जरिए डेयरी प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, मांस के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, पशुओं के लिए चारा उत्पादन संयंत्र बनाने के लिए निवेश करने वाले निजी उद्यमियों, निजी कंपनियों, MSME और FPO सहित MSME को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत चारा संबंधी समस्या का निराकरण किया जा रहा है।
कुल मिलाकर इस समय पशुपालन से जुड़ी कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनका लाभ उठाकर पशुपालक किसान अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं। तो देखा आपने अलग अलग योजनाएं हैं और इसी के साथ आपको बता दें कोशिश की जा रही है कि हर एक तरीके से किसानों को पशुपालकों को जागरूक किया जाए और इसी के लिए आपको बता दें अलग अलग तरह की जो मोबाइल ऐप हैं वो भी बनाई जाती हैं। पशुपालन से संबंधित एक खास ऐप है जिसका नाम है ई गोपाला ऐप। इस ऐप का लाभ कैसे हमारे किसान और पशुपालक ले सकते हैं, आइए जानते हैं। हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन से जुड़ा है। भारत के ग्रामीण इलाकों में भी आमदनी का बड़ा हिस्सा भी पशुपालन से ही आता है। यही कारण है कि गाँव में पशुओं को पशुधन कहा जाता है। देश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। इसी क्रम में पशुपालन से संबंधित योजनाओं की शुरुआत करते हुए पशुपालक किसानों के लिए ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया गया। इस मोबाइल ऐप के जरिए पशुपालक और किसान अपने फोन पर ही पशुपालन और डेयरी व्यवसाय से संबंधित तकनीकी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा डिजिटल माध्यम है जिससे पशुपालकों को उन्नत पशुधन को चुनने में आसानी होगी। उनको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। ये ऐप पशुपालकों को पशु उत्पादकता से लेकर उसके स्वास्थ्य और आहार से जुड़ी तमाम जानकारियां प्रदान करेगा। पशुओं की अच्छी नस्ल के साथ उनकी देखरेख और उसको लेकर सही वैज्ञानिक जानकारियां इस ऐप के जरिए हासिल कर पाएंगे। तो जाना आपने कितना महत्वपूर्ण है कि किसान अब हर तरीके से जो जानकारी है उसको ले सकते हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन आपको बता दें ये सारी जानकारी अब आप ले सकते हैं डेयरी किसान के YouTube चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन कीजिए, फिर आप पहुंचेंगे YouTube चैनल पर जहां ये सारी जानकारी आप ले सकेंगे अब कभी भी कहीं भी। इसके साथ ही आप अपना सवाल या सुझाव हमें भेज सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतजार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का भी। कृषि संबंधित नवीनतम जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।